जय भीम दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक कर लिया है तो दिल थाम कर इसे अंत तक जरूर देखिए। मैं चाहूंगा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचने में हमारी मदद करें। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा, जिससे यूट्यूब अधिक से अधिक लोगों के पहुंचने में हमारी मदद करेगा। महाड़ सत्याग्रह, पानी पीने के अधिकार के लिए बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर का आंदोलन 20 मार्च 1927 वह ऐतिहासिक दिन जब डॉ अंबेडकर के नेतृत्व में करीब 2500 लोगों की भीड़ चावदार तालाब पर पहुंची। सबसे पहले डॉ अंबेडकर ने तालाब से पानी पिया और लोगों से कहा कि इस तालाब का पानी पीने का हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि इसका पानी कुछ खास है, बल्कि यह आत्मसम्मान और बराबरी का मसला है। इसके बाद बाबा साहेब का अनुसरण करते हुए सभी लोगों ने तालाब से पानी पिया। अप्रैल माह कई मायनों में खास है। इस महीने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और बाबा साहब डॉ अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन करने के विरोध में 2 अप्रैल 2018 को देश भर के दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों ने भारत बंद करके जिदा होने का सबूत पेश किया था। इस दौरान 13 आंदोलनकारियों की जान चली गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को फैसला वापस लेना पड़ा और संघर्ष की जीत हुई। इसलिए अप्रैल का महीना अहम हो जाता है। इसकी शुरुआत बाबा साहब आंबेडकर द्वारा किए गए आंदोलन की कहानियों के साथ की जानी चाहिए। बात करते हैं उनके पहले सत्याग्रह की, जब उन्होंने पानी में आग लगाई थी, महाड़ सत्याग्रह की। महाराष्ट्र में चावदार नामक तालाब महाड़ नगर में स्थित है। यह एक विशाल तालाब है। इसमें बारिश और प्राकृतिक स्रोतों का पानी आता है। इस तालाब में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहाँ तक कि जानवर भी पानी पी सकते थे, लेकिन दलितों को चावदार तालाब से पानी पीने की मनाही थी, क्योंकि ऐसा करने से सवर्ण हिंदुओं को तालाब अशुद्ध हो जाने का खतरा था। इस तालाब का कोई इतिहास नहीं मिलता कि यह किसने बनवाया था। महाड़ नगर को 1969 में नगर पालिका घोषित किया गया और यह तालाब नगर पालिका को सौंप दिया गया। महाड़ नगर में आने जाने वाले लोग चावदार तालाब से पानी पी सकते थे, लेकिन दलितों के लिए ऐसा करने पर मनाही थी। महाड़ में रहने वाले दलितों की बस्ती में बने तालाब से ही वह पानी पी सकते थे। सब कुछ इसी तरह चल रहा था, लेकिन अचानक से एक फरमान जारी हुआ जिसने स्थिति बदल दी। दरअसल मुंबई की विधान परिषद ने 4 अगस्त 1923 में एक प्रस्ताव पारित किया। इसके अनुसार ऐसे सभी कुओं, तालाबों, जलाशयों और धर्मशालाओं का इस्तेमाल दलित कर सकते हैं जो सरकार के अधीन है या जिनका निर्माण या रखरखाव सरकार कर रही है। इसमें यह भी जोड़ दिया गया कि दलित अब सरकारी स्कूल, अस्पताल, अदालत और कार्यालयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बंबई विधान परिषद का यह प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार कर आदेश जारी कर दिए। यह आदेश इस प्रकार था: परिषद के पूर्वोक्त संकल्प के अनुसार बंबई सरकार सहर्ष यह निर्देश देती है कि जहां तक संकल्प का संबंध सरकारी स्वामित्व और देखरेख वाले सार्वजनिक स्थलों, संस्थाओं से है, कार्यालयों के सभी अध्यक्ष उसे लागू करें। कलेक्टरों से अनुरोध किया जाए कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थानीय निकायों को सलाह दें कि वह संकल्प में की गई सिफारिशों को स्वीकार करने की वांछनीयता पर विचार करें। 20 मार्च 1927 वह ऐतिहासिक दिन जब डॉ अंबेडकर के नेतृत्व में करीब 2500 लोगों की भीड़ चावदार तालाब पर पहुंची। सबसे पहले डॉ अंबेडकर ने तालाब से पानी पिया और लोगों से कहा कि इस तालाब का पानी पीने का हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि इसका पानी कुछ खास है, बल्कि यह आत्मसम्मान और बराबरी का मसला है। इसके बाद बाबा साहेब का अनुसरण करते हुए सभी लोगों ने तालाब से पानी पिया। कोलाबा जिले के डीएम ने इस आदेश की एक प्रति महाड़ नगर पालिका के पास भेज दी। नगर पालिका ने अस्पृश्यों को चावदार तालाब के इस्तेमाल के आदेश पर कोई आपत्ति नहीं जताई और जनवरी 1924 में इसे पारित कर दिया। चावदार तालाब से दलितों को पानी लेने का कानूनी अधिकार मिल चुका था, लेकिन सवर्ण हिंदू उन्हें ऐसा करने नहीं देना चाहते थे। इसके बाद कोलाबा जिले में पहली बार दलितों ने 19-20 मार्च 1927 को डॉ
आंबेडकर की अध्यक्षता में सम्मेलन किया। इसमें हजारों दलितों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य चावदार तालाब पर जाकर पानी पीने का हक प्राप्त करना था। इससे पहले बाबा साहेब ने सम्मेलन को संबोधित किया। 20 मार्च को सुबह 9 बजे सम्मेलन के दूसरे दिन बैठक शुरू हुई। सम्मेलन में मौजूद ऐसे कुछ सवर्ण जो दलितों का साथ देने का दम भर रहे थे, चावदार तालाब से पानी पीने के हक देने की बात सुनकर वहां से भाग खड़े हुए। यह देखकर दलितों में गुस्सा भर गया। उन्होंने एकजुट होकर नगर की सड़कों पर जुलूस निकाला। इस तरह का यह पहला शक्ति प्रदर्शन था जो सवर्ण लोगों के लिए असहनीय था। इसके बाद डॉ आंबेडकर के नेतृत्व में करीब 2500 लोगों की भीड़ चावदार तालाब पर पहुंची। सबसे पहले डॉ आंबेडकर ने तालाब से पानी पिया और लोगों से कहा कि इस तालाब का पानी पीने का हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि इसका पानी कुछ खास है, बल्कि यह आत्मसम्मान और बराबरी का मसला है। इसके बाद बाबा साहेब का अनुसरण करते हुए सभी लोगों ने तालाब से पानी पिया। यह बात सवर्ण हिंदुओं में आग की तरह फैल गई। उन्होंने दलितों को बेरहमी से पीटा। हमले का विवरण बंबई से प्रकाशित होने वाले एक प्रमुख समाचार पत्र द बॉम्बे क्रॉनिकल ने कुछ यूं किया। जुलूस शांति से चल रहा था। 2 घंटे के बाद नगर के कुछ दुष्ट नेताओं ने गलत अफवाह उड़ा दी कि दलित वर्ग के लोग वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश की योजना बना रहे हैं। लाठी डंडों से लैस दंगाइयों की भीड़ इकट्ठा हो गई और वे दलितों के खून के प्यासे हो गए। दलितों के लोग सम्मेलन के बाद अपने गांव लौटने से पहले भोजन कर रहे थे। इसी बीच उन पर हमला कर दिया गया। यही नहीं, अपने गांव की तरफ लौटते दलितों पर भी उन्होंने हमला कर दिया और आसपास के दलितों के घरों में घुसकर मारपीट करनी शुरू कर दी। इस दौरान करीब 20 दलितों को गहरी चोट आई। हालांकि दलितों की आबादी उनसे अधिक थी, लेकिन सम्मेलन के नेताओं ने संयम बरतने की अपील की, जो कि प्रशंसनीय था। महाड़ और कोलाबा के सवर्ण हिंदुओं ने आसपास के सभी गांव के उच्च वर्ग के लोगों के पास यह संदेश भिजवा दिया कि दलित वर्ग के प्रतिनिधि अपने गांव में लौटे तो उन्हें दंडित किया जाए। इस तरह अपने गांव में लौटने वाले दलितों पर हमला किया गया। यह कहना ही पड़ेगा कि यदि रेजिडेंट मजिस्ट्रेट 2 घंटे के मूल्यवान समय तक हाथ पर हाथ धरकर न बैठा रहता तो संभव था कि दंगे की नौबत नहीं आती। सवर्णों ने इस घटना के बाद चावदार तालाब की शुद्धिकरण के लिए 108 बर्तनों में गाय का गोबर व मूत्र रखकर तालाब में विसर्जित किया। दलितों का छुआ पानी अशुद्ध हो गया था, जिसमें गोबर और मूत्र मिलाने पर शुद्ध कर दिया गया। दलितों के पानी पीने से तालाब अशुद्ध हो जाता है, लेकिन कुत्ते बिल्लियों के पानी पीने से नहीं। खैर, इसके बाद भी दलित वर्ग शांत नहीं बैठा और 25 से 27 दिसंबर 1927 को दूसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस बार सभी को पहले ही सूचना दी गई कि अच्छे से तैयार होकर आएं। सवर्ण हिंदुओं को इसकी भनक लगते ही वे मजिस्ट्रेट के पास दौड़े चले गए और नगर में धारा 144 लागू करने की मांग की, ताकि दलित चावदार तालाब तक न पहुंचे। डीएम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और उनसे कहा कि अगर वह ऐसा चाहते हैं तो अदालत में जाकर यह सिद्ध करें कि वे चावदार तालाब के एकमात्र उपभोक्ता हैं। 9 सवर्ण हिंदुओं ने मिलकर महाड़ के उपन्यासाधीश की अदालत में 12 दिसंबर 1927 को दावा संख्या 405 दायर कर दिया। अब दलितों की ओर से डॉ आंबेडकर समेत अन्य 4 लोग प्रतिवादी बने। इसके साथ ही उन्होंने यह भी अपील कर दी कि मुकदमे के आदेश पर 5 प्रतिवादी तालाब से पानी नहीं ले सकते। न्यायाधीश ने उनकी यह बात मान ली और सम्मेलन के 11 दिन पहले प्रतिवादियों पर तालाब से पानी पीने पर बैन लगा दिया। सम्मेलन के दौरान यह फैसला किया गया कि न्यायालय के आदेश तक इंतजार किया जाए। इसी बीच एक और ऐतिहासिक काम हुआ। डॉ आंबेडकर ने हजारों दलितों के साथ 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को आग के हवाले कर दिया। इसे जलाते हुए बाबा साहेब ने इसे अमानवीय करार दिया। मनुस्मृति को जलाने के संबंध में डॉ आंबेडकर लिखते हैं, हिंदू समाज व्यवस्था को मनुस्मृति की चट्टान पर खड़ा किया गया है। वह हिंदू धर्म ग्रंथों का अंश है, अतः वह सभी हिंदुओं के लिए पवित्र है। पवित्र होने के कारण वह अकाट्य और अजेय है। मनु न केवल जाति और अस्पृश्यता का समर्थन करता है,
बल्कि उसे कानूनी मान्यता भी प्रदान करता है। मनुस्मृति को भस्म करना असीम साहस का काम था। वह तो हिंदू धर्म के घर पर ही प्रहार था। मनुस्मृति में विषमता की भावना व्याप्त है। डॉ आंबेडकर और कोलाबा के दलितों ने लंबा इंतजार किया। याचिका के करीब 10 साल बाद बंबई उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया और कहा कि सभी तालाबों, कुओं, झरनों आदि पानी के प्राकृतिक स्रोतों पर देश के सभी नागरिकों का समान अधिकार है। यह फैसला दलितों के संघर्ष की जीत का प्रमाण बना। दलितों ने सिर्फ पानी पीने के लिए ही आंदोलन नहीं किए, बल्कि सार्वजनिक सड़कों के इस्तेमाल और मंदिरों में प्रवेश के लिए भी लंबे आंदोलन किए हैं। कानून की नज़र में आज भी सब समान हैं, लेकिन सामाजिक तानाबाना इसकी इजाज़त नहीं देता। जब तक सामाजिक बराबरी नहीं मिलती, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता दें वह बेमानी है। बाबा साहब की यह बात आज भी मील का पत्थर है। महाड़ सत्याग्रह केवल पानी पीने का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज में छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक बड़ा कदम था। यह आंदोलन डॉ आंबेडकर के सामाजिक क्रांति के विचारों का आधार बना और आगे चलकर भारतीय संविधान में समता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को स्थापित करने में सहायक हुआ। महाड़ सत्याग्रह भारत में दलितों के अधिकारों की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण अध्याय था, जिसका नेतृत्व डॉ भीमराव आंबेडकर ने किया था। 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ में यह आंदोलन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य अछूत माने जाने वाले लोगों को सार्वजनिक जल स्रोतों तक पहुंच दिलाना था। उस समय समाज में छुआछूत की प्रथा इतनी गहरी थी कि दलितों को सार्वजनिक तालाबों से पानी लेने का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने 1923 में एक कानून पारित किया था, जिसमें सभी सार्वजनिक जल स्रोतों को समाज के सभी वर्गों के लिए खोलने की बात कही गई थी। लेकिन ऊंची जातियों के लोगों ने इस कानून को लागू नहीं होने दिया। डॉ आंबेडकर ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और हजारों दलितों के साथ महाड़ के चवदार तालाब पर पहुंचे। उन्होंने तालाब से पानी पीकर यह संदेश दिया कि दलितों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। इस कदम का ऊंची जातियों के लोगों ने भारी विरोध किया और दलितों पर हिंसक हमले किए गए। इस घटना के बाद आंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह आंदोलन केवल पानी पीने का नहीं, बल्कि मानवाधिकारों और आत्मसम्मान की लड़ाई है। महाड़ सत्याग्रह का प्रभाव व्यापक था। इस आंदोलन ने पूरे देश में छुआछूत के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई और दलित समाज को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होने की प्रेरणा दी। इसके बाद 25 दिसंबर 1927 को डॉ आंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया, जिससे ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया गया। महाड़ सत्याग्रह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह भारतीय समाज में समानता और न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। इस आंदोलन ने भारत में सामाजिक सुधारों की नींव रखी और आगे चलकर संविधान में दलितों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाड़ सत्याग्रह के बाद भारतीय समाज में एक नई चेतना जागृत हुई। यह आंदोलन दलितों के लिए केवल पानी पीने का अधिकार पाने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उनके आत्मसम्मान और सामाजिक समानता की लड़ाई थी। इस आंदोलन के दौरान ब्राह्मणवादी व्यवस्था के समर्थकों ने दलितों पर हिंसा की, उनके घरों और दुकानों को लूटा गया, लेकिन इसके बावजूद आंबेडकर और उनके समर्थक पीछे नहीं हटे। इस सत्याग्रह के बाद डॉ आंबेडकर ने महसूस किया कि केवल सामाजिक आंदोलन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कानून में बदलाव भी जरूरी है। उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा और आगे चलकर 1930 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह और 1932 में पूना समझौते के माध्यम से दलितों के राजनीतिक अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। महाड़ सत्याग्रह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने गांधी जी और कांग्रेस को भी दलित अधिकारों की अनदेखी न करने पर मजबूर किया। हालांकि गांधी और आंबेडकर के विचारों में मतभेद रहे, खासकर अलग दलित निर्वाचक मंडल के मुद्दे पर, लेकिन महाड़ सत्याग्रह ने यह स्पष्ट कर दिया कि दलित समाज अब अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष करेगा। इस आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव यह रहा कि इसने दलित समाज में आत्मगौरव और हक के प्रति जागरूकता बढ़ाई। यह सत्याग्रह भविष्य में भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता
और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की नींव रखने में सहायक बना। डॉ. आम्बेडकर के नेतृत्व में यह संघर्ष आगे बढ़ता गया और उन्होंने संविधान निर्माता के रूप में एक ऐसा कानून बनाया जिसने छुआछूत को अपराध घोषित कर दिया और दलितों को कानूनी रूप से समान अधिकार दिलाए। महाड़ सत्याग्रह आज भी सामाजिक न्याय के संघर्ष का प्रतीक बना हुआ है। यह दिखाता है कि एक व्यक्ति के नेतृत्व में संगठित आंदोलन किस तरह समाज में बड़े बदलाव ला सकता है। बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर का यह आंदोलन आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो समानता और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। महाड़ सत्याग्रह केवल पानी पीने के अधिकार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक व्यापक सामाजिक क्रांति का शुरुआती स्वरूप था। इस आंदोलन के दौरान डॉन आम्बेडकर ने यह संदेश दिया कि जब तक समाज के सबसे वंचित वर्गों को उनके बुनियादी अधिकार नहीं मिलते, तब तक स्वतंत्रता और लोकतंत्र का कोई वास्तविक अर्थ नहीं होगा। जब महाड़ सत्याग्रह के दौरान दलितों ने चवदार तालाब से पानी पिया, तो सवर्ण समाज ने इसे अपनी परंपराओं और सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा माना। इसके बाद दलितों पर हमले किए गए, उनकी दुकानों और घरों को लूटा गया और उन्हें सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने की कोशिश की गई। लेकिन इन हमलों के बावजूद आम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि यह लड़ाई सिर्फ पानी के लिए नहीं, बल्कि बराबरी के हक के लिए थी। महाड़ सत्याग्रह के बाद 25 दिसंबर 1927 को डॉ. आम्बेडकर ने महाड़ में ही एक सभा आयोजित की, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्रों में निहित जातिगत भेदभाव की निंदा की और प्रतीकात्मक रूप से मनुस्मृति का दहन किया। इस घटना ने भारतीय समाज में एक नया संदेश दिया कि अगर कोई परंपरा या शास्त्र इंसान को बराबरी का अधिकार नहीं देते तो उन्हें त्याग देना चाहिए। मनुस्मृति दहन से ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खुली चुनौती दी गई और इससे दलित आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। महाड़ सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी हुआ कि इसने भारतीय राजनीति और समाज में दलितों की पहचान को और मजबूत किया। पहले दलित समुदाय को केवल सामाजिक सुधारों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता था, लेकिन महाड़ सत्याग्रह ने यह स्थापित किया कि यह समुदाय अपने अधिकारों के लिए राजनीतिक और कानूनी स्तर पर भी संघर्ष करने को तैयार है। इसके बाद आम्बेडकर ने अन्य सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन शुरू किए, जैसे कि 1930 का काला राम मंदिर सत्याग्रह, जिसमें दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने की मांग की गई। 1932 में पूना समझौते के तहत दलितों को अलग निर्वाचक मंडल देने के मुद्दे पर महात्मा गांधी के साथ संघर्ष हुआ, जो बाद में दलितों को आरक्षित सीटों के रूप में एक राजनीतिक अधिकार दिलाने में मददगार साबित हुआ। महाड़ सत्याग्रह के प्रभाव को आज भी महसूस किया जा सकता है। यह आंदोलन उस सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी जो आगे चलकर भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों के रूप में स्थापित हुई। आम्बेडकर ने इसे केवल एक आंदोलन के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े परिवर्तन के रूप में देखा जो भारतीय समाज की बुनियादी संरचना को बदल सकता था। आज भी जब सामाजिक असमानता और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया जाता है, तो महाड़ सत्याग्रह एक प्रेरणा के रूप में सामने आता है। यह आंदोलन दिखाता है कि अगर लोग अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष करें, तो वे किसी भी अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं और उसे बदल सकते हैं। बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर का यह आंदोलन केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय के लिए आज भी एक जिंदा संदेश है। महाड़ सत्याग्रह ने भारतीय समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में एक नई शुरुआत की। यह पहली बार था जब दलितों ने संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए सीधी कार्रवाई की थी। यह आंदोलन सिर्फ सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने राजनीतिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी गहरा प्रभाव डाला। जब अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ चवदार तालाब से पानी पिया, तो ऊंची जातियों के लोगों को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने न केवल दलितों पर हिंसा की, बल्कि बाद में तालाब को शुद्ध करने के लिए गंगा जल और गोमूत्र से छिड़काव किया।
यह दर्शाता था कि सामाजिक भेदभाव कितना गहरा था और इसे खत्म करने के लिए कितना बड़ा संघर्ष आवश्यक था। महाड सत्याग्रह के बाद डॉ. आम्बेडकर ने एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला, सिर्फ कानून बनवाने से दलितों की स्थिति नहीं बदलेगी जब तक कि समाज में मानसिक बदलाव न आए। इसीलिए उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया और दलित समाज से कहा कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और अपनी स्थितियों को सुधारने के लिए शिक्षित बने। इस आंदोलन के बाद दलितों के आत्मसम्मान की भावना और मजबूत हुई। उन्हें यह एहसास हुआ कि वे किसी भी अन्य नागरिक की तरह समान अधिकारों के हकदार हैं और अगर वे संगठित होकर संघर्ष करें तो सामाजिक बदलाव संभव है। महाड सत्याग्रह की प्रेरणा से आगे चलकर देश भर में कई आंदोलनों ने जन्म लिया, जिनका उद्देश्य समानता और न्याय स्थापित करना था। महाड सत्याग्रह से एक और महत्वपूर्ण संदेश मिला, कानूनी अधिकार प्राप्त करने के साथ साथ सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है। यही कारण है कि आम्बेडकर ने बाद में बौद्ध धर्म की ओर रुख किया और 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि जाति आधारित भेदभाव से पूरी तरह मुक्त होने के लिए एक नई सामाजिक और धार्मिक पहचान जरूरी थी। आज महाड सत्याग्रह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का प्रतीक बन चुका है। यह आंदोलन हमें याद दिलाता है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लिए संघर्ष हमेशा जारी रहना चाहिए। डॉ. आम्बेडकर का यह संदेश कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि 1957 में था। महाड सत्याग्रह का महत्व इस बात में भी निहित है कि इसने संविधान निर्माण की नींव रखी। जब डॉ. आम्बेडकर भारतीय संविधान का मसौदा तैयार कर रहे थे तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। इसी का परिणाम है कि आज भारत का संविधान समानता के अधिकार की गारंटी देता है और छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित करता है। महाड सत्याग्रह एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसने भारत में सामाजिक बदलाव की दिशा तय की। यह आंदोलन केवल एक विशेष वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक है कि किसी भी अन्यायपूर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए संघर्ष जरूरी होता है। बाबा साहब आम्बेडकर का यह आंदोलन आज भी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो समानता और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। महाड सत्याग्रह ने भारतीय समाज में केवल सामाजिक बराबरी की मांग ही नहीं उठाई बल्कि यह आंदोलन जातिगत भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ एक क्रांतिकारी पहल साबित हुआ। यह पहली बार था जब दलितों ने खुलकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और सामाजिक अन्याय को चुनौती दी। भीमराव आम्बेडकर ने इस सत्याग्रह के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि दलितों को सिर्फ दया या शीशी दान नहीं चाहिए बल्कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने दलित समाज को यह एहसास कराया कि अगर वे खुद अपने अधिकारों के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो उन्हें कभी भी समानता नहीं मिलेगी। महाड सत्याग्रह ने इस सोच को मजबूत किया कि समानता और सम्मान के लिए आत्मसंघर्ष और संगठन जरूरी है। इस सत्याग्रह के बाद आम्बेडकर ने जातिगत भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ अपने संघर्ष को और तेज कर दिया। उन्होंने इस लड़ाई को शिक्षा, राजनीति और कानूनी स्तर तक पहुंचाया। उन्होंने दलितों से कहा कि वे पढ़ाई करें, संगठित हों और अपने हक के लिए संघर्ष करें। यही कारण है कि बाद में उन्होंने संविधान निर्माण में समानता और न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। महाड सत्याग्रह ने सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में दलित जागरूकता की लहर पैदा की। इसके बाद कई अन्य स्थानों पर भी दलित समाज ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किए। इस सत्याग्रह से प्रेरित होकर कालाराम मंदिर सत्याग्रह और अन्य धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों ने भी जोर पकड़ा। महाड सत्याग्रह के बाद ऊंची जातियों के लोगों ने चौदार तालाब को अपवित्र मानकर उसे शुद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन इससे दलितों का मनोबल नहीं टूटा। इसके बजाय उन्होंने और भी अधिक संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग उठाई। आम्बेडकर ने महसूस किया कि जब तक समाज में मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक कानून भी प्रभावी नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने केवल कानून की लड़ाई नहीं लड़ी बल्कि समाज को जागरूक करने पर भी जोर दिया।
महाड़ सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह रहा कि इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भीतर दलित अधिकारों की आवाज को मजबूती से रखा। यह केवल सामाजिक आंदोलन नहीं था, बल्कि इसने देश की राजनीति पर भी गहरा असर डाला। कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को भी यह समझ में आ गया कि दलित समाज को अनदेखा करना संभव नहीं है। डॉक्टर आम्बेडकर ने यह महसूस किया कि अगर दलितों को समानता और न्याय चाहिए तो उन्हें अपने राजनीतिक और कानूनी अधिकारों के लिए भी लड़ना होगा। यही सोच आगे चलकर भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति के लिए विशेष अधिकारों और आरक्षण प्रणाली का आधार बनी। आज महाड़ सत्याग्रह सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता और आत्मसम्मान की लड़ाई का प्रतीक है। यह हमें यह सीख देता है कि अधिकार मांगे नहीं जाते, बल्कि संघर्ष करके लिए जाते हैं। बाबा साहब का यह आंदोलन आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो समाज में समानता और न्याय के लिए लड़ रहा है। महाड़ सत्याग्रह केवल पानी पीने के अधिकार की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह भारत में दलित अस्मिता, स्वाभिमान और मानवाधिकारों की पहली संगठित क्रांति थी। इस आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि सामाजिक समानता केवल कानूनों से नहीं आएगी, बल्कि इसके लिए जागरूकता, संघर्ष और आत्मसम्मान की भावना आवश्यक है। डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने इस सत्याग्रह के माध्यम से यह संदेश दिया कि दलित समाज को अपने अधिकारों के लिए स्वयं आगे आना होगा। जब उन्होंने हजारों अनुयायियों के साथ चवदार तालाब से पानी पिया, तो यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था, बल्कि यह सदियों से चले आ रहे भेदभाव के खिलाफ एक सीधी चुनौती थी। ऊंची जातियों के लोगों ने इस कदम को अपवित्रता मानकर तालाब को गंगा जल और गोमूत्र से शुद्ध करने की कोशिश की, लेकिन इससे दलितों के मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि यह आंदोलन और भी मजबूत हुआ। महाड़ सत्याग्रह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भीतर एक नई विचारधारा को जन्म दिया। यह विचारधारा केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं थी, बल्कि भारतीय समाज की जातिगत संरचना के खिलाफ भी थी। आम्बेडकर का मानना था कि केवल विदेशी हुकूमत से आज़ादी ही काफ़ी नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिलना भी ज़रूरी है। इस आंदोलन ने दलितों के भीतर आत्मसम्मान और संघर्ष की भावना को बढ़ावा दिया। वे अब खुद को निम्न मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस सत्याग्रह के बाद डॉ. आम्बेडकर ने सार्वजनिक रूप से कहा कि जब तक दलितों को समान अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। महाड़ सत्याग्रह के प्रभाव को देखते हुए आम्बेडकर ने बाद में मनुस्मृति दहन किया, जो जातिवाद और छुआछूत को बढ़ावा देने वाले ग्रंथों के खिलाफ एक ऐतिहासिक विरोध था। यह केवल एक पुस्तक जलाने का कार्य नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी, जिसमें यह संदेश दिया गया कि कोई भी परंपरा, चाहे वह कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, अगर वह किसी वर्ग के अधिकारों का हनन करती है तो उसे त्याग देना चाहिए। महाड़ सत्याग्रह के बाद दलितों में राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ी। अब वे केवल सामाजिक सुधारों पर निर्भर नहीं थे, बल्कि अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए भी संघर्ष करने लगे। आगे चलकर यह आंदोलन 1932 के पूना समझौते का आधार बना, जिसने दलितों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था की और उन्हें भारतीय राजनीति में प्रभावी भागीदारी दिलाई। महाड़ सत्याग्रह की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसने दलितों को अपनी शक्ति का एहसास कराया। इसने यह दिखाया कि अगर दलित समाज संगठित हो जाए तो वह किसी भी अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदल सकता है। इस सत्याग्रह से प्रेरित होकर पूरे देश में समानता के लिए आंदोलन शुरू हुए, जिनका प्रभाव भारतीय संविधान में भी दिखा। डॉ. आम्बेडकर ने भारतीय संविधान निर्माण के दौरान यह सुनिश्चित किया कि कोई भी नागरिक जाति, धर्म, लिंग या अन्य किसी आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 17 जोड़ा, जिसने छुआछूत को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया। आज महाड़ सत्याग्रह केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता और आत्मसम्मान की लड़ाई का प्रतीक है। यह आंदोलन हमें यह सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों ना हो। डॉ. आम्बेडकर का यह संघर्ष आज भी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो समानता और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। महाड़ सत्याग्रह भारतीय इतिहास में
सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की लड़ाई का एक अमिट प्रतीक बन गया। यह केवल एक तालाब से पानी पीने का मुद्दा नहीं था, बल्कि यह उन सभी शोषित और वंचित समुदायों के लिए एक नई जागरूकता की शुरुआत थी, जिन्हें सदियों से समान अधिकारों से वंचित रखा गया था। जब भीमराव अंबेडकर ने महाड़ में हजारों अनुयायियों के साथ चवदार तालाब पर अधिकार जताया, तो यह सामाजिक क्रांति का पहला बड़ा कदम था। यह दिखाने का प्रयास था कि पानी पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं हो सकता, बल्कि यह सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन ऊंची जातियों के लोगों ने इस आंदोलन का हिंसक विरोध किया और दलितों पर हमले किए। इसके बावजूद दलित समाज डटा रहा और अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष करता रहा। महाड़ सत्याग्रह के बाद भारतीय समाज में एक बड़ी बहस छिड़ गई। क्या समाज में सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए? क्या परंपराओं के नाम पर भेदभाव जारी रखा जा सकता है? इन सवालों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की राजनीति को भी प्रभावित किया। इस सत्याग्रह के बाद कांग्रेस और गांधी जी को भी दलितों के अधिकारों पर अधिक ध्यान देना पड़ा। हालांकि आम्बेडकर और गांधी जी के विचारों में मतभेद बने रहे, विशेष रूप से राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर। महाड़ सत्याग्रह के बाद डॉ. आम्बेडकर ने यह महसूस किया कि केवल सामाजिक आंदोलन पर्याप्त नहीं है, बल्कि कानूनी और राजनीतिक स्तर पर भी लड़ाई लड़नी होगी। इसीलिए उन्होंने 1930 के दशक में मंदिर प्रवेश आंदोलन, शिक्षा के अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष तेज किया। महाड़ सत्याग्रह की सबसे महत्वपूर्ण देन यह रही कि इसने दलितों के भीतर आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत किया। पहले जहां दलित अपनी स्थिति को भाग्य का खेल मानकर स्वीकार कर लेते थे, वहीं इस आंदोलन के बाद उन्होंने अपने अधिकारों के लिए संगठित संघर्ष करना शुरू कर दिया। महाड़ सत्याग्रह का प्रभाव इतना व्यापक था कि यह भारतीय संविधान के निर्माण तक जारी रहा। जब आम्बेडकर संविधान सभा में थे, तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि दलितों और पिछड़े वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार मिले। संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त किया गया, जिससे कानूनी रूप से जातिगत भेदभाव को अपराध घोषित किया गया। आज भी महाड़ सत्याग्रह सामाजिक न्याय के संघर्ष का प्रतीक है। यह आंदोलन हमें सिखाता है कि बदलाव केवल कानूनों से नहीं आता, बल्कि इसके लिए समाज में जागरूकता और संघर्ष भी जरूरी होता है। डॉ. आम्बेडकर का यह आंदोलन आज भी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो समानता, सम्मान और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियो की सूचना मिलती रहे हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम।